हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेरे पास एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो टॉपिक है ई वे बिल के बारे में। ये ई वे बिल होता क्या है, चलो आइए इसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। ई वे बिल इज़ ए यूनिक डॉक्यूमेंट विच इज़ कैरिड बाय द ट्रांसपोर्टर ड्यूरिंग हिज मूविंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दोस्तों, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि गाड़ी वाले को अपने साथ जब भी वो गुड्स को मूव कर रहा होता है उसके दौरान उसके पास वो होना चाहिए। अदरवाइज ये जो मटेरियल होगा, ये जो गुड्स होंगी, वो इलीगल काउंट होंगी। ओके, तो चलो हम इसके बारे में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि और क्या है इसके बारे में। व्हाट आर द कंडीशन इन विच ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। ऐसी ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें ई वे बिल की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, एक कोई भी रजिस्टर्ड डीलर होगा या कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, अगर उसके गुड्स की वैल्यू 50,000 से अबव है तो उसको जो है वो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा जीएसटी के पोर्टल पर। अपना लॉगिन डाल के उसको एक ऐसा डॉक्यूमेंट निकालना पड़ेगा जो कि ट्रांसपोर्टर को देना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल, अगर गुड्स दिल्ली से मुंबई मूव कर रही हैं तो उसमें अगर वो 4 दिन लेता है तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो उसके पास रहेगा वो। ठीक है। और इसका दूसरा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर वो गुड्स एक अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करी गई है तो एक अनरजिस्टर्ड डीलर जो है वो तो वहां से ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा बिकॉज इट डज नॉट हैव ए जीएसटी नंबर, right? So in such a case, what will happen? The receiver of the goods will generate the e-way bill from his login। वो जनरेट करके वो जो है वो अनरजिस्टर्ड डीलर को भेजेगा वो फॉर्म। तब जाके वो वहां से गुड्स जो है वो मूव होंगी। इसके बिना वो गुड्स जो है मूव होने वाली नहीं है दोस्तों। अगर अगर ये होती हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, ये इलीगल काउंट होंगी, क्योंकि ये हमारे एक्ट में बिल्कुल क्लियर किया गया है कि इसके लॉ को ब्रेक करना इट्स नॉट इजी। इसमें ट्रैकिंग के बहुत सारे सिस्टम हैं। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे यू विल फाइंड दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो चलो इसके बाद हम आगे चलने वाले हैं। ई-वे बिल is required even for movement of goods within the state or union territories or interstate sales। माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी गुड्स दिल्ली टू दिल्ली सेल कर रहे हैं तो भी इस ई वे बिल की जरूरत पड़ने वाली है। और अगर आप ये दिल्ली से मुंबई भेजने वाले हैं तो भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चाहे आप वो यूनियन टेरिटरी में बेचने वाले हो तो भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये तीनों ही सिचुएशन में आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपके वैल्यू जो है वो 50,000 से अबव है तो। उसके बाद एक इसी के रिलेटेड एक पॉइंट ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन और द ट्रांसपोर्टर में जनरेट एंड कैरी सच गुड्स on his own bill even if the value of the goods is less than 50,000। इसमें जीएसटी ने ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं बताया है कि आप अगर गुड्स की वैल्यू लेस देन 50,000 है तो आप ये ई वे बिल नहीं लेके जाएंगे। दिस विल बी डिपेंड अपॉन ऑन द ट्रांसपोर्टर और द सेंडर ऑफ द गुड्स। अगर 50,000 से नीचे भी है तब भी आप ये फॉर्म जो है
ये जनरेट कर सकते हैं, इट्स नॉट एनी प्रॉब्लम, बट above 50,000 it's mandatory and it has to be followed in any condition. Okay, उसके बाद बात आती है हाउ टू जनरेट ई वे बिल। इसको हमने जनरेट कैसे करना है दोस्तों? जो भी बंदा जीएसटी का नंबर लेगा उसको एक लॉगिन पासवर्ड मिल रहा है, ठीक है, और वो पर्सन जो है वो वेबसाइट में जाके फॉर्म GST-INS 01 भरेगा। उसमें सारी डिटेल जो है पार्ट 1 में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो देनी है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, राइट। जब भी आपकी गुड्स मूव होने वाली होती हैं उससे पहले आपको ये जनरेट करना है, ठीक है। अब इसके साथ में ही पार्ट बी है। Then the part B of the GST-INS 0 is to be generated as per the point applicable below condition. अब उसका पार्ट बी जो है वो आपने कैसे फिलअप करना है, उसकी दो कंडीशन है। गुड्स सेंट बाय द ओन कन्वेंस और हायर्ड वन कैन जनरेट बाय। अगर कोई पर्सन ए है उसने अपनी गुड्स भेजनी है तो या तो वो अपनी जो गाड़ी से भेज सकता है, अपनी गाड़ी जो कंपनी की उसकी गाड़ी होगी उसमें से भेज सकता है। द सेकेंड केस उसमें से जो बाहर से भी हायर कर सकता है, दोनों ऑप्शन में कर सकता है। इन सच ए केस ही हैज टू जनरेट द ई-वे बिल फ्रॉम हिज वेबसाइट, राइट। ओके, द सेकेंड कंडीशन इज goods are handed over to the transporter, we shall fill the details of the transporter and he will generate the bill। दूसरा केस ये हो सकता है कि वही उसने जो है गुड्स जो है वो अपने ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दी है। नाउ जो डिटेल्स है पार्ट बी की वो ट्रांसपोर्टर की उसने भर दी है। अब इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर टू जनरेट द ई-वे बिल। इट डज नॉट मैटर कि भाई या तो भाई सेंटर ने जनरेट किया है या फिर ट्रांसपोर्टर ने किया, डज नॉट मैटर, एनीवन कैन जनरेट। ओके, उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि ई-वे बिल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर। इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? If the transporter want to transport multiple consignment in one vehicle। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक ट्रक जा रहा है मुंबई टू दिल्ली, ठीक है। मैं बार बार मुंबई टू दिल्ली क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको दोनों का पता है स्टेट्स का कि वो महाराष्ट्र की स्टेट है, यहाँ भी दिल्ली का स्टेट है, ठीक है। तो आपको इससे थोड़ा एकदम से अंदाज़ा लग जाता है कि भाई माल वहाँ से वहाँ आउट में जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल भाई एक ट्रक है दिल्ली से मुंबई जा रहा है और उसमें हमारे 10 क्लाइंट्स हैं दिल्ली से, तो वो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, वो 10 क्लाइंट का माल जो है वो उसी में डाल देगा। भाई 10 गाड़ियाँ तो भेज सकता नहीं ना, जब गाड़ी फिलअप नहीं होगी, फुल नहीं होगी तो भेज नहीं सकता वो, क्यों भेजेगा वो? The costing of the diesel and all repair materials are much higher, so these are the cases। so thereafter क्या करेगा वो एक लिस्ट बनाएगा सीरियल वाइज की और उसमें indicate the serial number of e-way bills generated in the respect of each such consignment and a consolidated e-bill in the form GS-INS 02। ऊपर में मैं आपको बताया लास्ट वाली स्लाइड में कि हम लोग GST-INS 01 भर रहे थे और इसमें हम कौन सा भरेंगे, GST-INS 02 to be generated before the movement of the goods। This is the case, this will be generated by the our transporter। उसके बाद ये एक और पॉइंट है, if the consignor of the goods has not generated the e-way bill, transporter to generate the GST-INS 01 on the basis of the invoice or the bill supply of the delivery charge if the goods are exceeding rupees 50,000। The same case which I told you, the same, there is nothing is different। उसके बाद एक और इसके रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अभी ज़्यादा हाईलाइट होने लगा है। इट वॉज नॉट अर्लियर इन अदर कंट्रीज ऑलरेडी वर्किंग and it's a kind of device। The commissioner may notification requires a class of transporter to obtain a unique radio frequency identification device refit बोलते हैं and get
and get set device embedded to the conveyance and map the e-way bill to the refit prior to the movement of the। तो इसका मतलब ये है कि ये कमिश्नर के पास पावर है ये कि वो एक स्पेसिफिक क्लास को वो एक इंस्ट्रक्शन दे सकता है, नोटिफिकेशन इशू कर सकता है कि आपको जो है रिफिट जो है वो लगाना है। रिफिट का मतलब दोस्तों ये है कि इट्स ए यूनिक डिवाइस, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके जो व्हीकल में जो है वो लगा दिया जाएगा, ठीक है, और जो ई वे बिल होगा वो उसके साथ जो है वो मैप करेगा, आप मतलब उसको ट्रैकिंग में रहेगा वो। तो उससे हमारे जो डिपार्टमेंट है उसके लिए बहुत इजी है। ये सेम उसी तरह का है दोस्तों, जैसे भी आप अपने जो भी मॉल से माल खरीदते हैं भी आपने, वो भी स्टोर्स वगैरह है, जब भी वहां से कोई एक ऐसी आइटम निकलती है जिसकी जो जो कि उस सेंसर से बाहर है, वो उसको डिटेक्ट करने लगता है। तो सेम यही वो चीज़ है कि अगर आपने वो बिना इसके माल लेके जा रहे हैं तो वो डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ये है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो क्या होगी। इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि अगर इसमें जो डिपार्टमेंट ने है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने बहुत क्लियर किया हुआ है कि अगर जो डिस्टेंस है गुड्स को ले जाने का, मूव करने का, अगर लेस देन 100 किलोमीटर है तो उसके लिए एक दिन है, ठीक है। और अगर 100 से, और ये 100 से अगर 300 तक है तो ये 3 दिन का वैलिडिटी होगी इस जो ई वे बिल है। और 300 किलोमीटर से अगर 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो ये 5 दिन की होगी वैलिडिटी, ठीक है। सिमिलरली इफ यू सी, if the distance of the kilometer is more than 1500, I mean sorry, it's a 500, then it's but less than 1000, in such a case the validity of the bill is 10 days, okay. Finally, if the distance is more than 1000 kilometer, then the validity of the e-way bill should be 15 days. It's clearly, and I think as the point is much clear, you don't need to think about it much more। अच्छा दोस्तों, ये क्या अगला पॉइंट मेरे पास ये आया है कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बाय द रेसिपिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये प्रोसेस जो है वो कैसे होएगी। चलो ठीक है, जैसे मैंने तो आपको बताया कि जो सेंडर ऑफ द गुड्स है वो जीएसटी INS 01 भरेगा, जो इसकी डिटेल्स है वो रिसीवर के पास जाएगी, और उसके पास ये राइट होगा कि उस माल को वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। वो चाहे तो वो कंसाइनमेंट को रिजेक्ट कर सकता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि भाई माल उसने एंट्री कर दी जीएसटी INS 01 में, लेकिन अपने वहां से कोई एक्सेप्ट का अप्रूवल नहीं आया रिसीवर से। अगर वो 72 आवर्स के अंदर उसका रिप्लाई नहीं करेगा तो it should be assumed that the goods has been delivered and he has accepted the goods, deemed it is accepted, okay। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ई वे बिल कैंसिल भी करने पड़ते हैं। बहुत बार सिचुएशन होता है, बेसिकली एवरीबॉडी इज ह्यूमन बीइंग एंड कैन मिस्टेक्स। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं गलती नहीं करता, एवरीबॉडी कैन मिस्टेक। ऐसा होता है, कुछ हाईलाइट कर देते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। तो ये भी उसका एक पार्ट है। लेट्स अज्यूम इफ द गुड्स आर नॉट बीइंग ट्रांसपोर्टेड और नॉट बीइंग ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल फिनिश्ड इन ए बिल, देन सच ए बिल विल बी कैंसिल्ड विद इन 20। ओके दोस्तों, ऐसा है कि भाई आपने देखो बिल काट दिया ई वे बिल का कि भाई ये माल जाएगा और इतनी तारीख को जाएगा। तो उस केस में क्या है कि भाई बाद में अगर वो चेंज हो जाती है आइटम, तो आपने इसको क्या करना है, 24 घंटे के अंदर जो है आप इसको कैंसिल कर सकते हैं।
जब भी इसके जनरेशन की डेट होएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है इसी के रिलेटेड कि भाई इफ द ट्रांसपोर्टर हैज जनरेटेड फॉर्म GST INS 01 फॉर द ट्रांसफर ऑफ सच गुड्स टू अनदर व्हीकल देन सच ई-वे विल, ओके, आपने एक गाड़ी लोड कर दी है, ठीक है, और वो गाड़ी का माल जो है वो आप दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर देते हैं, उसमें हो सकता है कोई दिक्कत हो, उसका परमिट नहीं हो, कुछ देर में भी नंबर ऑफ रीजन। सो उस केस में जो ई वे विल जो कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, यही हमारे GST एक्ट का कहना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और जो फाइनल पॉइंट्स हमारे पास आते हैं वो दो चार पॉइंट्स हैं, और वो ये है कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कन्वीनियंस एंड गुड्स। कमिश्नर के पास और उसके ऑथराइज ऑफिसर के पास गाड़ी को रोकने का राइट्स है, ठीक है, कन्वेंस को चेक करने का, उसके ई वे बिल का, चाहे वो इंटरस्टेट का हो चाहे वो इंट्रास्टेट का हो, ठीक है, उसके पास राइट्स है, वो गाड़ी को रोक सकता है, कन्वेंस को चेक कर सकता है, गुड्स को चेक कर सकता है, ये सारे हमारे एक्ट ने उनको पावर दी हुई है, ओके। उसके बाद ही हैज आल्सो द राइट प्रॉपर वेरिफिकेशन proper verification shall be carried out only by the authorized by the commissioner। कुछ ऐसे ऑफिसर होंगे उनको ऑथराइज किया होगा कमिश्नर ने, वो ही उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर उनको ये लगता है कि बंदा जो है वो टैक्स से भाग रहा है, टैक्स एवेजन कर रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक व्हीकल आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, ये काम जो है कमिश्नर की अप्रूवल के बिना नहीं होगा, उनके पास अप्रूवल होना चाहिए, और कि वो टैक्स अवेजन कर रहा है बंदा, टैक्स से भागने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद और पॉइंट्स कुछ आए हैं मेरे पास। A summary report of every inspection shall be uploaded in GST INS 03 Part A within 24 hours। अगर कोई आपकी गाड़ी रोकी गई है तो जो ऑफिसर है उसको 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है GST INS 03 में अपलोड करनी होगी, GST पोर्टल में अपलोड करनी होगी, राइट। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। एंड एट द एंड द फाइनल रिपोर्ट शैल बी अपलोडेड विद इन 3 days। 3 दिन के अंदर जो है उसको फाइनल रिपोर्ट जो है वो पार्ट बी में फिलअप करके अपलोड करनी होगी, ये हमारे ऑफिसर की ड्यूटी है। और एक पॉइंट आई लाइक मच मोस्ट कि where the inspection has been done in one place shall not be carried out in other place during the transit whether in state or out। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए पॉइंट है कि इसमें इन चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है। तो उससे क्या होगा कि जैसे भी दिल्ली से हमारा माल चला मुंबई के लिए और उसकी इंस्पेक्शन होगी, वही चंडीगढ़ में इंस्पेक्शन होगी, एक बार होगी, अगर वो बंदा जो है लुधियाना में फिर पकड़ा जाता है तो उसको वो पेपर दिखा के उसको रोक नहीं सकते, वो उसको दिखाएगा और 1 मिनट में वो निकल जाएगा। जब एक बार इंस्पेक्शन हो गई एक बार एक ट्रिप में, तो उसको दूसरी बार नहीं रोक सकते। दिस इज ऑल्सो मेंशन इन द आवर एक्ट एंड इट इज गुड बिकॉज दिस काइंड ऑफ inspection and clear instruction will reduce the loss of time। so उसके बाद एक और मेरे पास पॉइंट्स है कि where the conveyance has been detained, ठीक है, for more than 30 minutes। अगर ऐसा कोई व्हीकल है जो कि कमिश्नर या उसके ऑथराइज पर्सन ने 30 मिनट से ज़्यादा रोका गया है, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्टर को GST INS 04 में कॉमन पोर्टल पे भरनी होगी, ठीक है, कि भी मेरी गाड़ी जो है 30 मिनट से ज़्यादा रोकी गई थी। एक और लास्ट में पॉइंट आ रहा है, बहुत छोटा सा है। Whatever the information has been uploaded on the form GST NS 01 it can be utilized completion the GST return outwards line। ओके दोस्तों, जब आप रिटर्न भरेंगे GST की GST R1 जब वो भरेंगे तो उसमें आपको ट्रांसपोर्टर की डिटेल भी है। तो इसका कहने का मतलब यही है सिर्फ कि ये जो डिटेल्स है आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं, जो भी आपने
GST INS 0112 है, वो इसकी डिटेल वहां पे आपने ले सकते हैं। यही इसका मतलब है। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा बहुत तो कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। और मेरा ये कहना है कि अगर आपको इसमें से 50-60% भी अगर आपको समझ आ गया, देन आपने ये चीज़ सीख ली है कि ये कैसे प्रोसेस जो है वो चलेगी। और बाकी जो सारा एक्सपीरियंस है वो जब आप प्रैक्टिकल मार्केट में काम करेंगे, देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा घबरा रहे हैं बिजनेस करने में, GST के बारे में पता नहीं है, बहुत हेडेक ले रखी है। तो आई डोंट थिंक सो कि आप, हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत सपोर्ट करती है इन सब चीज़ों को, कि भी जो टैक्स पेयर है जो टैक्स दे रहा है वो उसको फुल सपोर्ट करती है। पूरे भाई वेबसाइट्स दे रखी हैं, उनके फ्री नंबर्स दे रखे हैं हेल्पलाइन के, आप कभी भी फ़ोन कीजिए, दे गिव यू रिस्पॉन्स एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। सो दोस्तों, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा कि जो भी मैं नए टॉपिक GST के रिलेटेड ऐड करने वाला हूँ वो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन उनकी आती रहेगी, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।